So first of all, it's our chapter number 6, जो कि अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 है। और चैप्टर नंबर 6 में का जो नाम है दैट इज़ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड प्रोसेसेस। देखिए पहले हम इन चीज़ों को इन चीज़ों में जो डिफरेंस है यानी कि रिएक्शन क्या है और प्रोसेस क्या है, इस चीज़ को भी हमने देखना है, ठीक है। और उसके बाद एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होते हैं, इन चीज़ों को भी हमने देखना है। तो इसकी इब्तिदा हो गई थी इस चैप्टर की। सो अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, और कौन सी एग्जांपल्स हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो एक मिसाल सबसे पहले जो हमने देखी थी दैट इज़ कंबस्शन ऑफ कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट है, जब उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है यानी बर्न किया जाता है, जलाना कह लें या बर्न करना कह लें, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। क्योंकि जब भी किसी सब्सटेंस को आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो दैट इज़ नोन एज कंबस्शन रिएक्शन, उसको हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन, ठीक है। सो कार्बन का सिंबल जो है वो सी होता है, और अगर ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन का जो सिंबॉलिकली हम ऑक्सीजन को लिख सकते हैं दैट इज़ O2। और ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। इस चीज़ को हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। तो ये इसकी वर्ड इक्वेशन है और ये उसकी वर्ड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स सिंबल्स हैं। सो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी इटसेल्फ एक एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन ये इस वक्त मॉलिक्यूलर फॉर्म में है क्योंकि उसके साथ दो तादाद लगी हुई है, लेकिन है तो बेसिकली वो एक एलिमेंट, ठीक है। सो कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सो अगर हम बात करें कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, सो केमिकल रिएक्शंस आर प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस कॉल्ड रिएक्टेंट्स आर चेंज टू न्यू प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, ये तो केमिकल रिएक्शन की मिसाल है कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं। यहाँ पर जो एरो से पहले लिखा हुआ है कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आपको बताया गया था, REACTANTS, ठीक है, ये रिएक्टेंट यहाँ पर, ठीक है। सो एरो से पहले जो चीज़ लिखी होती है दैट इज़ रिएक्टेंट, और एरो के बाद जो चीज़ लिखी होती है दैट इज़ प्रोडक्ट। सो यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड, PRODUCT प्रोडक्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करें ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन between carbon and oxygen, a lot of energy in the form of heat and light and some sound is given out। क्योंकि आप देखें जब भी आप लकड़ी को जलाते हैं यानी कि चारकोल को जलाते हैं, जो यहाँ पर मिसाल दी गई है, चारकोल एक कोयले का नाम है, कोयले को कहते हैं चारकोल, ठीक है, सिंपल। सो अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर आप कार्बन को यानी कि चारकोल को जलाएं तो उसके नतीजे में क्या होगा, लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी जो है इन टर्म्स ऑफ लाइट एंड इन टर्म्स ऑफ हीट, एंड इन टर्म्स ऑफ लाइट होगी। और उसके साथ साथ एक कुछ ना कुछ उसकी आवाज़ यानी कि उसमें से साउंड एनर्जी भी रिलीज होगी, ठीक है। तो उसके बाद अ केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन है कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल चेंज, ठीक है, जिसमें एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी सराउंडिंग में दाखिल हो, यानी कि उस रिएक्शन की होने की वजह से एनर्जी रिलीज हो, ठीक है, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सो बर्निंग और ऑल्सो कॉल्ड कंबस्शन, मैंने आपको बताया बर्निंग और कंबस्शन एक ही बात है। तो बर्निंग और कंबस्शन, बर्निंग एक कॉमन टर्म है, कंबस्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जलना, किसी चीज़ का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न होना यानी जलना, दैट पर्टिकुलरली नोन एज कंबस्शन। नोट करते रहे इन चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ। इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये सारी बातें जो आपको भी बताई जा रही हैं ये आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, जभी आप जो है इस चैप्टर के आगे जो प्रॉब्लम्स आएंगी यानी कि जो आगे थिंक अबाउट इट और उसके जो थिंक टैंक और उसकी एक्सरसाइज है वो आप जब भी कर सकेंगे कि जब आपको इसका कॉन्सेप्ट होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और सराउंडिंग में ऐड होती है। सो आई आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आई होगी। सो ओके, अब मैं पूछना चाहता हूँ हन्नान फरहान से। हन्नान फरहान बेटा अनम्यूट करें, हन्नान फरहान।
जिनका नाम यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, अन्नान फरहान, अनम्यूट करें, शाबाश, हरी अप। ओके, अन्नान फरहान मेरी आवाज़ आ रही है? एक तो ये बहुत प्रॉब्लम है कि आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं बिल्कुल भी। मुझे फ़ौरन क्विक रिस्पॉन्स करें बेटा, ठीक है, वरना फिर जो है ना क्लास से आपको रिमूव कर दिया जाएगा। सिंपल यही हो सकता है अब। क्योंकि बिलाल रिजवान अनम्यूट करें, बिलाल रिजवान। बेटा मुझे किस तरह पता चलेगा कि आप लोग बात सुन रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि जी सर। आपने साइन इन किया और आप चले गए हो क्लास से। ये भी तो प्रॉब्लम है, हो सकती है। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप लोग प्रेजेंट नहीं है क्लास में। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं तमाम बच्चों को कह रहा हूँ, जिस वक्त जिस बच्चे का अच्छा। मैं नेम कॉल करूँ वो उस वक्त अनम्यूट कर ले फ़ौरन, ठीक है? अच्छा जी, बिलाल रिजवान, बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? आवाज़ नहीं आ रही अब आपकी। नहीं सर। नहीं समझ में नहीं आया? अच्छा, अब्दुल समी आप बताएं, अब्दुल समी। इस्माइल मंसूर ने अभी अभी ज्वाइन किया है क्लास को। माज आबिद ने भी लेट ज्वाइन किया। माज आबिद अनम्यूट करें। यस सर। बेटा ये बताइए कि लास्ट क्लास में आप मौजूद थे और मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ाया था, तो बताइए कि आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन आता है? पता है एक्सोथर्मिक क्या होता है? बता सकते हैं? जी सर। ज़ोर से बोलें, यस और नो। यस बताइए, सर। बताइए फिर कोशिश कीजिए शाबाश बताने की। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? सर वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। शाबाश, कोई मिसाल? ज़ोर से बोलें। लाइट, हम्म। साउंड, जी, और? हीट। ठीक है, तो इस रिएक्शन की कोई मिसाल है कि इस चीज़, इस फलां चीज़ को अगर हम जलाते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? कोई कोई ऐसी मिसाल है आपके जहन में? आप स्क्रीन पे देखें, देखें आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है। कार्बन यानी कि सी का, कार्बन का एक एटम जो कि ब्लैक कलर से जाहिर किया हुआ है, और ऑक्सीजन के दो एटम हैं जो कि एक मॉलिक्यूल बनाता है, यानी कि टू ऑक्सीजन एटम्स। ये मिलते हैं तो एक आप देखें क्या प्रोडक्ट बना? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बना। कार्बन मतलब वन कार्बन, और डाइऑक्साइड का मतलब होता है दो ऑक्सीजन। तो एक कार्बन दो ऑक्सीजन आपके मिलके बन गए, ठीक है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? देखें, ये रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन के दो एटम थे, वो टूटे। जब वो टूटते हैं तो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, और जब यानी कि बॉन्ड टूटता है, केमिकल बॉन्ड, जिस चीज़ से वो जुड़े हुए होते हैं ना, जिस पावर से, जिस फोर्स से वो जुड़े होते हैं, दैट इज़ नोन एज बॉन्ड। सो बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो उसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, लेकिन जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, यानी कि बॉन्ड बनता है, तो ऐसी सूरत में एनर्जी रिलीज होती है। तो अब पहले रिएक्शन, रिएक्टेंट साइड के ऊपर, यानी कि रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन जो है वो टूटा, दो हिस्सों में टूटा, ठीक है? तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन, यहाँ पर तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, यानी कि मॉलिक्यूल में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। कहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है? सिस्टम से, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है? लेकिन जब वो टूटने के बाद दोनों कार्बन से बॉन्ड बनाते हैं, तो जब कोई भी एटम किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। बात समझ में आ रही है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एनर्जी रिलीज होती है जब कार्बन, जब कोई भी एलिमेंट जो है वो बॉन्ड बनाता है दूसरे एलिमेंट या एटम के साथ मिलकर। तो यहाँ पर यही दोनों बातें यहाँ पर आप लोगों को समझाई गई हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद मैं अभी पूछूंगा आप लोगों से सवाल। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हवाले से। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स आर ब्रोकन एंड फॉर्म्ड सो दैट द एटम्स कैन रीअरेंज एंड रिकम्बाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। ये डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन के दौरान होता क्या है? देखिए, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो बॉन्ड्स है ना एटम्स के दरमियान, वो टूटते हैं और बनते हैं, और इस सूरत में होता यह है कि रीअरेंजमेंट हो जाती है सब्सटेंसेस की, यानी कि उन एटम्स की रीअरेंजमेंट हो जाती है। तो ऐसी सूरत में नए सब्सटेंस बन जाते हैं। अगर आप पिछली मिसाल पे गौर करें, ऑक्सीजन के दो एटम थे, वो टूट गए, उनके दरमियान जो बॉन्ड था वो टूटा, और फिर पहले तो ब्रेक हुआ बॉन्ड, फिर वो कार्बन के साथ दोनों एटम जाके जुड़ गए, तो फिर बॉन्ड फॉर्म हुआ, मीनी का बना। तो फॉर्मेशन भी हो रही है और ब्रेकिंग भी हो रही है बॉन्ड की। तो ये पहला पॉइंट ये बता रहे हैं, केमिकल रिएक्शन के दौरान बॉन्ड जो है वो टूटते भी हैं और बनते भी हैं, और इसी तरह जो एटम्स हैं आपस में अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट आपसे कह रहे हैं, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फॉर ब्रेकिंग बॉन्ड्स वाइल एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। यानी कि एनर्जी रिलीज होती है
जब बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, और इसको एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन बॉन्ड ब्रेक, यानी कि बॉन्ड जो है जब वो टूटते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी कि एनर्जी उस चीज़ में जज्ब हो जाती है, मॉलिक्यूल में या सब्सटेंस में एनर्जी जज्ब हो जाती है, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। सो ये पॉइंट भी आप लोग अपने ध्यान में रख लें, इसका नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। व्हेन द एनर्जी एब्जॉर्ब फॉर ब्रेकिंग बॉन्ड्स इज लेस देन द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। द रिएक्शन इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक। देखें, जो एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है बॉन्ड टूटने के दौरान, ठीक है, वो एनर्जी अगर ज़्यादा है उस एनर्जी से जो कि एनर्जी रिलीज हुई है बॉन्ड बनने के दौरान, तो ऐसी सूरत में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज टू द सराउंडिंग, तो एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में चली जाती है, रिलीज हो जाती है। अब यहाँ पर देखें, जो थर्ड पॉइंट है ना, ये वाला थर्ड पॉइंट, ये अगर मैं आपको समझाऊँ यहाँ पर, इस मिसाल पे देखिए, ये वाली मिसाल पे, कि कार्बन पहले ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बना, मिसाल के तौर पे 5 कैलोरी इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ जूल, यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड जूल इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। सो ये छोटे लेवल है, इसलिए हम कैलोरी यूनिट को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। पिछले टाइम मैंने आपको जूल की भी मिसाल दी थी, तो जूल भी इस्तेमाल हो सकता है और कैलोरी भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। कैलोरी इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी। सो 5 कैलोरी एनर्जी अब्जॉर्ब हुई, लेकिन जब फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना, तो मिसाल के तौर पर 100 कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम ये कहेंगे एनर्जी जो रिलीज हो रही है, एनर्जी, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है उस एनर्जी से जो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है बॉन्ड तोड़ने के दौरान। तो ऐसी सूरत में हम इसको कह सकते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो ज़्यादा रिलीज हो रही है, ठीक है। ओके, अब कुछ अदर एग्जांपल्स हैं जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की कहलाती हैं। नंबर 1, अब ये यहाँ से अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें, इससे पहले तक मैं सारा आपको प्रीवियस लेक्चर जो इब्तिदाइया था वो बता रहा था। अब आप लोग ज़रा समझें न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। देखें, वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें, न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन है जो कि एसिड और अल्कली यानी कि बेस के दरमियान जो है वो होता है, यानी कि एसिड क्या होते हैं, ठीक है, और अल्कली क्या होते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको समझाता हूँ, ठीक है बेटा। ये ठीक है, ओके। देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर देखें एसिड लिखा हुआ है, और जिस चीज़ में भी हाइड्रो ऑक्साइड आ रहा होता है, हाइड्रो ऑक्साइड, वो चीज़ आपकी बेस कहलाती है, यानी कि अल्कली कहलाती है, ठीक है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, और इसी तरीके से एक ये जो हाइड्रोक्साइड है, जिस चीज़ में हाइड्रोक्साइड आ रहा है वो आपका अल्कली कहलाता है। नोट कर लें इस चीज़ को, अल्कली है हाइड्रोक्साइड, और जो एसिड है उसमें तो एसिड का लफ्ज़ आ रहा है। आप यहाँ देखें, मैंने 2 एरोस से बताने की कोशिश की है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज़ HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन का एटम मिलते हैं ना, तो वो क्या बनाता है, HCl बनाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरह का सब्सटेंस है। दोनों दोनों जो हैं एक तरह के क्या हैं, कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। कंपाउंड्स की भी कह सकते हैं। HCl एक तरह का मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, इसी तरीके से NaOH भी एक तरह का कंपाउंड है। तो अब ये दोनों चीज़ें हैं जो कि मिल रही हैं, ठीक है। प्लस का मतलब होता है ऐड होना, प्लस का मतलब होता है एक दूसरे का चीज़ों का आपस में एक दूसरे से मिलना, रिएक्टेंट साइड के ऊपर। और प्रोडक्ट साइड के ऊपर भी जो है वो बनना, मतलब ये और ये, मतलब एंड के लफ्ज़ में इस्तेमाल होता है वो, ठीक है, एंड की मीनिंग में। सो HCl एंड NaOH they combine to produce सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अब सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। पहले हाइड्रोजन क्लोराइड था, अब वो सोडियम क्लोराइड हो गया। और वाटर जो होता है वो होता है H2O। वाटर जो होता है वो क्या कहलाता है, H2O कहलाता है। अब ज़रा गौर करें इस इक्वेशन के ऊपर तमाम बच्चे, अच्छे तरीके से मैं आपको, HCl जो है वो, उसके अंदर 2 तरह के एटम्स हैं, ठीक है।
और NaOH जो है उसके अंदर भी दो तरह के एटम्स हैं। HCl को अगर आप यहाँ से ब्रेक कर दें, ठीक है, तो H अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। इसी तरीके से NaOH को आप यहाँ से ब्रेक कर दें, ये जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क आउट किया है, तो Na अलग हो जाएगा और OH अलग हो जाएगा। अब आपने ये करना है कि इस हाइड्रोजन को, यानी कि जो हाइड्रोजन है इसको Cl से अलग कर दिया और इस Cl को H से अलग कर दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर सोडियम है, Na सोडियम है, ठीक है, Na को अलग कर दिया और यहाँ से हाइड्रोक्साइड यानी कि OH को अलग कर दिया। अब पता ही क्या है, अब होना यह है कि इस सोडियम को आप मिला दें Cl के साथ, ठीक है, यानी कि Na को आप मिला दें Cl के साथ, और इसका जो दूसरा पार्टनर है यानी कि H हाइड्रोजन जो कि पहले क्लोरीन के साथ मिला हुआ था, इसको आप यहाँ से लेके जाके आप इसको मिला दें सोडियम के दूसरे पार्टनर के साथ जो कि पहले सोडियम का पार्टनर था यानी कि OH। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट हो गई। सोडियम जो है जो कि पहले OH के साथ मिला हुआ था वो मिल गया क्लोरीन के साथ और एक मॉलिक्यूल बना लिया, उसको कहेंगे सोडियम क्लोराइड। और इसी तरीके से H हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ मिलकर क्या बना लिया, देखें दो H हो गए ना, एक H इसके पास है हाइड्रोजन के पास और एक इस OH के पास भी एक H है, तो दो H होगा और एक O हो गया, तो H2O बन गया। ये क्या बन गया बेटा, H2O। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गई है, दोनों के पार्टनर्स जो हैं, सिंपल उसमें हम कह लें कि पार्टनर्स चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखें, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, बज़ाहिर ये आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गई है, ठीक है, रीअरेंजमेंट हो गया है। पहले हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिला हुआ था, अब वो हाइड्रोजन क्लोरीन से हटकर सोडियम के साथ जाकर मिल गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तमाम बच्चों को हैंड रेस करके ज़रूर बताइए मुझे, ये जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात समझ में आ रही है या नहीं। जिस बच्चे को फिर समझ में नहीं आएगी तो मैं उसको दोबारा से ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ अगर आप तवज्जो देंगे तो यकीनन आपको ये बात ज़रूर समझ में आएगी। हन्नान फरहान अनम्यूट कीजिए। हन्नान फरहान, हन्नान फरहान, हन्नान फरहान, मैं आपको सेकंड टाइम कह रहा हूँ अनम्यूट करने के लिए। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे चैट में बता दीजिए, ठीक है, मुझे मैसेज करके बता दीजिए अगर आपको कोई इशू है, माइक अनम्यूट करना नहीं आ रहा या माइक आपके पास नहीं है। हालांकि माइक आपका अटैच है, अब इस वक्त अटैच नहीं आ रहा, लेकिन आपका माइक जो है वो मौजूद है, ओके। अब उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन मेरे ख्याल में समझ में आ गया। न्यूट्रलाइजेशन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई एसिड अल्कली के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, एक तरह के सब्सटेंस होते हैं एसिड, कोई भी एसिड है, और एक तरह का जो एक तरह का जो कंपाउंड ये सब्सटेंस होता है दैट इज अल्कली। तो एसिड और अल्कली जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका जो रिएक्शन है दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर मैं इस रिएक्शन को जनरल वे में लिख के दिखाना चाहूँ आप लोगों को, तो देखिए मैं यूँ लिख रहा हूँ, ACID एसिड प्लस अल्कली, ठीक है। तो जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, ओके, acid plus alkali when mixed together they form salt plus water। देखिए ये रिएक्शन है, ये इक्वेशन है, इसको नोट कर लें, इसको याद कर लें, बल्कि इस इक्वेशन को सेफ भी कर लें तमाम बच्चे। क्या है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कभी कोई एसिड मिलता है किसी अल्कली के साथ तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। आपको पता है ये जो NaCl बना है यहाँ पर, ये NaCl जो है ये सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड, आपने ये नाम सुना होगा इसका, सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और ये वाटर है। तो एसिड और बेस मिला, यानी कि एसिड और अल्कली मिला तो सॉल्ट और वाटर बनाया, ठीक है, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, ओके। अब मैं इसको ज़रा यहाँ से रिमूव कर दूँ, ओके। नाउ अब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन है, वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो वो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि वो जो एयर है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है, तो वो एयर जो है वो असल में
गर्म होती है, कुछ हद तक वो हॉट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज रिएक्ट्स, उस रिएक्शन में होता ये कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, ठीक है, इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हमारे जो हम जो भी जानदार हैं, जो भी सांस लेते हैं, तो उनमें जो उनके सेल्स में ये रिएक्शन होता है और एनर्जी जो है रिलीज होती है। द एनर्जी रिलीज इज यूज्ड बाय सेल्स एंड टिश्यूज टू स्टे अलाइव एंड फंक्शन प्रॉपर्ली। वो एनर्जी इस्तेमाल होती है उन जानदारों को जिंदा रखने के लिए और फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने के लिए वो एनर्जी इस्तेमाल होती है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन बट द प्रोसेस कैन बी समराइज्ड बाय द वर्ड इक्वेशन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो C6, नोट कर लें इस चीज़ को, छोटी छोटी बातें हैं, H12 और O6 है ग्लूकोज का फार्मूला, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला आपको पता है O2 होता है ऑक्सीजन, तो जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं आपस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है CO2, ठीक है, और प्लस वाटर का मतलब क्या है H2O, ठीक है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यहाँ पर हमारे पास बन जाते हैं। अब इसको हम देखें, बैलेंस करना है। यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो यहाँ पर हम 6 लगा देते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 6 और 2 12 ऑक्सीजन है, देखें 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये 6 ऑक्सीजन के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ जो नीचे 2 है उसके साथ भी, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, तो 6 2 12 और एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक है। सो यहाँ पर हम 6 लगा देते हैं, तो ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर 12 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 लगा देंगे, ठीक है। तो 6 2 12 हाइड्रोजन और इसी तरीके से 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन हो गए। अब हम ऑक्सीजन की बात कर लें, 6 यहाँ पर हैं और 12 यहाँ पर है, टोटल होगा 18। 6 2 12 और 6 यहाँ पर होगा 18, तो इसका मतलब ये बैलेंस हो गए। ये बैलेंसिंग सिखाना आप लोगों को मकसद नहीं है, लेकिन ये कि इक्वेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी इस वक्त इस लेवल के ऊपर अगर आप ये समझ लें कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, और इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये वो रिएक्शन है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान होता है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट जो इसकी एक और एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, दैट इज वो है आपकी कंबस्टन रिएक्शन, ठीक है। इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं पहले। ओके, कंबस्टन रिएक्शन जो है हमारे पास वो भी एक तरह की एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है। और कंबस्टन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसको हम बर्निंग भी कहते हैं, बर्निंग इन टर्म विद ऑक्सीजन के साथ कोई भी चीज़ जलती है तो हम उसको कंबस्टन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर देखिए सल्फर और ऑक्सीजन मिल रहा है, तो सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, तो क्या बना रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इसको मैं यहाँ पर यूँ लिख सकता हूँ, सल्फर को S से जाहिर करते हैं और ऑक्सीजन को O2 से जाहिर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड, तो SO2 बना, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये एक तरह का कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड का। सो कैन यू राइट अ वर्ड इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ जिंक। जिंक के लिए आप लिखेंगे S की जगह पर आप सिर्फ और सिर्फ जिंक इस्तेमाल कर लें, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बन जाता है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके, रिएक्शन बिटवीन एल्कली मेटल्स एंड वाटर। देखें एल्कली मेटल्स आपको याद होगा जो फर्स्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट ग्रुप जो है जिसमें आपको असल में तो वो शुरू हाइड्रोजन से होता है, लेकिन आप उसको उसके नीचे के एलिमेंट से शुरू करें जिसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीशियम है, फ्रेंशियम है, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि बिल्कुल फर्स्ट में आपने देखे होंगे। तो ये तमाम के तमाम वो एलिमेंट्स हैं जो कि फर्स्ट ग्रुप में होते हैं, इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। जो बिल्कुल शुरू में जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको बोलेंगे अल्कली मेटल्स, ठीक है। तो सोडियम रिएक्ट्स रैपिडली एंड वायलेंटली कहते हैं फौरी तौर पे, और रैपिडली भी कहते हैं जैसे क्विकली या फौरन, बहुत कम टाइम के अंदर, विद वाटर टू प्रोड्यूस। वाटर आपको पता है वाटर क्या होता है बेटा, H2O होता है,
और वाटर, यानी कि वाटर के साथ अगर आप अल्कली मेटल को डालते हैं, ये तस्वीर में आप देख लें, एक वाटर है, उसके अंदर हमने कुछ अल्कली मेटल डाला जिसमें सोडियम शामिल है, ठीक है ना। सोडियम यहाँ पर दूसरे नंबर पर मौजूद है। तो जैसे ही सोडियम को वाटर में डालेंगे तो सोडियम जो है वो अल्कली मेटल है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, द रिएक्शन रिलीजेज अ लॉट ऑफ हीट causing sodium metal and hydrogen gas to burn and give off light। तो लाइट उसमें से रिलीज होगी और उसके अंदर से एक हीट एनर्जी भी रिलीज होगी, ठीक है। तो सोडियम जब वाटर के साथ मिलता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ये एक तरह का अल्कली है। आपने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में NaOH का इस्तेमाल किया था, NaOH, ठीक है, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उसमें से रिलीज होती है। अब क्या आप इक्वेशन लिख सकते हैं, पोटेशियम, अगर पोटेशियम को अगर आप यूज़ करें सोडियम की जगह पर, यहाँ पर जो सोडियम इस्तेमाल हुआ है उसकी जगह पर अगर आप पोटेशियम यूज़ करते हैं तो आपके जो होमवर्क हैं, एक तो आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है पोटेशियम के लिए, ठीक है। पिछले वाले में आपने ये इक्वेशन लिखनी है सल्फर के साथ, जो कि सल्फर के साथ लिखी हुई आपने जिंक के साथ लिखनी है, ठीक है। और इसी तरह ये जो कैन यू गिव अनदर एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन द वर्ड इक्वेशन, तो यहाँ पर आपने एक और मिसाल देनी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। तो ये 2-3 इक्वेशंस लिखना आप लोगों का होमवर्क है। ओके, अब आखिरी हम एक मिसाल देखते हैं, उसके बाद अपनी क्लास ख़त्म करेंगे कि रिएक्शन बिटवीन एक्टिव मेटल्स एंड एसिड्स। ये एक्टिव मेटल्स क्या हैं, ठीक है। तो ये जितने भी आपके पास शुरू में, यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप, जो मैंने अभी फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप की मिसाल दी, अच्छा फर्स्ट ए ग्रुप का तो मैंने आपको बता दिया, शुरू के जो एलिमेंट्स हैं मैं आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सेकंड ए ग्रुप में ना मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने मैग्नीशियम लिया है, ठीक है। मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, यानी कि मैग्नीशियम होता है Mg, मैग्नीशियम इज Mg एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। इन दोनों को आपने रिएक्ट करवा दिया, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ये मैग्नीशियम, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ब्रेक करेंगे और क्लोरीन जो है ना वो मैग्नीशियम के साथ मिल जाएगा, तो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। नीचे देखें आप इक्वेशन एरो के बाद नीचे, यहाँ पे जगह नहीं थी तो इन्होंने नीचे लिख दिया मैग्नीशियम क्लोराइड और MgCl बन गया, और यहाँ पर बन जाएगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी H2, हाइड्रोजन गैस भी बनेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन भी एक तरह का ऐसा रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है, ठीक है। नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, सिल्वर गोल्ड आर अनरिएक्टिव मेटल्स एंड will not react with dilute acids, copper will react with the nitric acid but not with hydrochloric acid at room temperature। तो यहाँ पर ये आपको एक इन्फॉर्मेशन की बात बता रहे हैं कि हर तरह का मेटल जो होता है वो एसिड के साथ या डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। इन चीज़ों को अभी आपने तफसील से पढ़ना है कि एसिड्स क्या होते हैं और डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं, एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, नॉन एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी देखने की हैं। लेकिन जस्ट टेक एन ओवरव्यू, जो आपको 5-6 मिसालें बताई गई हैं उनको समझने की पहले कोशिश करें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला आपको ये चीज़ें भी समझ में आएंगी। सो ये एक तरह की आपकी एक्टिविटी है, इंशाल्लाह ताला इस एक्टिविटी को हम क्लास में ही कर पाएंगे अपनी लैब के अंदर। और उसके बाद रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स एंड एसिड्स, तो इसका भी जो प्रॉपर एक रिएक्शन है वो यहीं पर हम उसको कर पाएंगे, ठीक है ना, टेस्ट होता है ये। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं, इसको नोट कर लें और अभी से इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कॉपीज़ मुझे जमा नहीं करवाई थी, सैटरडे को भी इवन जमा नहीं करवाई, मैंने फ्राइडे को कहा था। तो प्लीज़ आप लोग अपनी कॉपीज़ सबमिट करवा दें, चेक करवा दें, अदरवाइज उनके ऊपर लेट वर्क मेंशन होगा, ठीक है। और ये 3 की पॉइंट्स हैं जो कि आपके बुक में मौजूद हैं, आपने इनको भी लिख लेना है, जो कि पेज नंबर 122 पर मौजूद है। इंशाल्लाह ताला हम अदर एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, अब हम बात करेंगे अदर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस में क्या है, इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर को भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर किसी बच्चे को कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे सर स्कूल कब से खुलेंगे? स्कूल का तो खुलना था, इसी वीक से आप लोगों की क्लासेस शुरू होनी थी, लेकिन एक हफ़्ता मज़ीद इसको पोस्टपोन कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस वजह से इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जैसे ही गवर्नमेंट फैसला करेगी तो फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के स्कूल खुल जाएंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, ऑनलाइन क्लास होगी या फिर नहीं? ज़ोर से बोलें। ऑनलाइन क्लास होगी? जी ऑनलाइन क्लास तो हो रही है, इस तरह चलती रहेगी जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, ठीक है।